नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी पेपर 1 बीए फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो चैप्टर संख्या 1 है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ प्रत्येक चैप्टर को डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा। सिलेबस इससे पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले साल। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार फिर से सिलेबस डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है? उसको लेकर के परेशान ना हो। जब आप बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो पहले पेपर का आपके नाम है क्या बेटा? पहले पेपर का नाम है आपका रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल, और दूसरे पेपर का नाम है जीआईएस के उपयोग और रिमोट सेंसिंग यानी रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको कहते हैं उसके उपयोग। तो दोनों पेपर से बनने वाले जो टॉपिक हैं आपके उनको क्लियर करने का प्रयास, उनसे मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास सब कुछ करूंगा और बहुत ही विस्तार से आपको समझाने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि केवल ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी आपकी इस चैनल पर होती रहती है। शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, मनोविज्ञान और इकोनॉमिक्स ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट, और बेसिकली जो को करिकुलर टाइप के पेपर होते हैं माइनर मेजर, इन सभी की पूरी तैयारी आपकी होती है बीए से संबंधित। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। प्रादेशिक भूगोल को अंग्रेजी में रीजनल जियोग्राफी कहा जाता है, ये आपके पेपर का नाम है। प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। ये लेक्चर जो होगा 2026, 2027, 2028 इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये बात यानी जब तक सिलेबस ये रहेगा आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि चैप्टर 1 यही आपको पढ़ना पड़ता है। तो आज हम बेसिकली चर्चा क्या करेंगे, चैप्टर का नाम आपके क्या है? प्रदेश की परिभाषाएं। प्रदेश क्या होता है कि डेफिनेशंस ऑफ रीजन, ये आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम है। अब इसमें केवल डेफिनेशन ऑफ रीजन हम नहीं चर्चा करेंगे, प्रदेश क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कितने प्रकार का होता है, चार्ट के माध्यम से सब कुछ आपको समझाने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रदेश का अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद में प्रदेश की परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार और सब कुछ आपको उद्देश्य, उपयोगिता सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम सरल शब्दों में आपको इन चीजों को बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार प्रदेश का क्या क्या अर्थ होता है। आप यहां पर देखें प्रदेश का अर्थ, मीनिंग ऑफ रीजन। सरल शब्दों में आप देखिए प्रदेश की कुछ ये परिभाषा होती है जो मैंने यहां पर लिख रखी है। आप यहां पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा अगर आप ऐसे एकदम चटक शब्दों में देख पा रहे होंगे इन चीजों को। देखिए प्रदेश होता क्या है बाबू। सबसे पहले प्रदेश अंग्रेजी में जिसको रीजन कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ऐसा भूभाग जिसमें कुछ खास विशेषताएं एक जैसी होती हैं। एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा स्थलखंड जहां पर क्या होता है, कुछ एक विशेषताएं एक जैसी प्रतीत होती हैं, या कुछ विशेषताएं एक जैसी प्रतीत होती है, कुछ खास विशेषताएं एक जैसी प्रतीत होती हैं। ये विशेषताएं कौन सी होती हैं? जैसे कि प्राकृतिक विशेषताएं एक जैसी हो, जैसे कि वहां की जलवायु यानी वहां का तापमान एक जैसा हो, जलवायु एक जैसी हो, हवाएं एक जैसी हो। ठीक है, जलवायु हो गया। स्थलाकृति यानी कि वो अगर स्थलाकृति मतलब जैसे मैदान है तो मैदानी भाग पूरा एक रीजन हो जाएगा, एक प्रदेश हो जाएगा। जैसे कि आपका पठार है तो पठारी भाग पूरा हो जाएगा, जैसे छोटा नागपुर का पठार। उत्तर भारत का जो गंगा और सतलुज का, यमुना का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्रा का, वो मैदान एक हो जाएगा, आपका एक रीजन में आ जाएगा। ऐसे ही आपका हिमालय का पूरा पर्वतीय भाग, तो ये पूर्वोत्तर भारत का भाग, तो ये सब अपने आप में एक रीजन है जो कुछ खास विशेषताओं को अपने आप में संजोए हैं और एक जैसे प्रतीत होते हैं, और ये किसी दूसरे भूखंड से उन्हीं विशेषताओं के द्वारा अलग होते हैं। ये होता है आपका प्रदेश, रीजन, इसका अर्थ। तो क्या मतलब होता है? एक ऐसा भूभाग जिसमें कुछ खास क्या हो, विशेषताएं हो और एक जैसी हो विशेषताएं हो। जैसे कि अगर प्राकृतिक विशेषताओं की बात करें, जैसे कि जलवायु हो गया या स्थलाकृति कोई हो गई, तो वो एक जैसी हो। ठीक है, जैसे तापमान वहां का बराबर हो, तापमान एक जैसा हो, और साथ ही साथ में वो स्थलाकृति यानी मैदान है तो मैदान हो, पठार है तो पठार हो। तो ये चीज। दूसरी क्या है विशेषता है? मानवीय। मानवीय चीज जैसे कि वहां की भाषा एक जैसी हो। जैसे आप देखते हैं कि जो उत्तर भारत के मैदानी भाग है वहां की अधिकतर भाषा हिंदी है। ऐसे ही आप देखते हैं दक्षिण भारत में अधिकतर भाषा, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा। ठीक है, जैसे आप देखते तमिलनाडु में तेलुगु, ठीक है, ऐसे कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, ऐसे तमाम प्रकार के राज्यों में आप देखते हैं कि ये भाषाएं
तो भाषा एक राज्य को एक विशेष दर्जा या विशेष प्रदेश के रूप में भी डिवाइड कर सकती है। भाषा के आधार पर ही 1956 या 54 के आसपास आप देखते हैं 1954 ईस्वी में भाषा का पुनर्गठन किया गया। आप देखते हैं भाषा के आधार पर देशों मतलब राज्यों का भारत में बंटवारा होना शुरू हो गया। दूसरी बात है संस्कृति। संस्कृतियां भी कहीं ना कहीं पे एक जैसी होती हैं। अलग अलग समाजों की, अलग अलग रीजन्स की, अलग अलग प्रदेश की संस्कृतियां भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। उन संस्कृतियों के अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि वो अलग कर सकते हैं। और तीसरा जो एक प्रकार से आपकी विशेषता हो सकती है, आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक में जैसे औद्योगिक क्षेत्र, जैसे छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार जो है, या झरिया कोयला क्षेत्र, अब वो जो क्षेत्र यानी प्रदेश, अब झरिया कोयला क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर कोयला हो रहा है। कहीं पर आयरन एंड स्टील का पूरा सिस्टम है, कहीं पर सोने की खदानें हैं कुछ विशेष एरिया में, तो वो एक औद्योगिक क्षेत्रों के अकॉर्डिंग वो अलग होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आखिरकार एक प्रदेश होता क्या है। तो प्रदेश के बारे में एक जबरदस्त परिभाषा जो मैंने आपके समक्ष लिख करके प्रस्तुत की है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर इसको नोट नहीं करना है आपको, ये पूरी पीडीएफ प्राप्त करनी है, जो पीडीएफ मैंने बनाई है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी बेटा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ और रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है, एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि आपके जैसे 5th सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट आपके होंगे मेजर के, और एक को करिकुलर होगा। को करिकुलर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो कि एक कठिन सब्जेक्ट है, जिसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस सभी विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं। तो उसकी विशेष तैयारी, लगभग 10 प्रैक्टिस सेट उसके आपको मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर होंगे पिछले साल के, उस साल फॉर्म में सब कुछ आपको मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे आपको। पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है। तुरंत आप हमारे पास एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या एसएमएस कीजिएगा? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो। ऐसे सेमेस्टर 5 में है तो सेमेस्टर 5 का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा। गुरुजी हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, हम 100 रुपए फीस वाले कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो फीस आपकी कितनी है? मात्र 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, सभी चैप्टर के पीडीएफ मिलेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। अब की बार एक नवीन तैयारी और जबरदस्त तैयारी की जा रही है, तो पीडीएफ सभी के मिलेंगे। इसके अलावा ना केवल पीडीएफ बल्कि लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहां पर लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। जैसे 8 बजे लाइव होगा तो 8 बजे वाली लिंक आपके पास जाएगी। ऐसे ऐसे सब कुछ आपको मिलता रहेगा, और बहुत ही बारीकी के साथ हम चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। लाइव क्लास की लिंक, इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स तो मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स आपकी जैसे एमसीक्यूज टाइप के पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी मिलेंगे सभी के, और लिखित टाइप का भी पीडीएफ नोट्स सबका मिलेगा, आंसर के साथ मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चैप्टर वाइज क्लास का पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर का पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा बहुत ही बारीकी के साथ। बहुत ही बेहतर अंदाज में आपको चीजें हम समझाने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही धाकड़ अंदाज में चीजें आपको मिलने वाली हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से संबंधित हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपके 2 मेजर सब्जेक्ट जो हैं उनके चारों पेपर, यानी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों की तैयारी, साथ ही साथ में जो दूसरा सब्जेक्ट है उसका पेपर 1 पेपर 2 इनकी तैयारी, और को करिकुलर का एक पेपर होता है, केवल ऑब्जेक्टिव होता है, ये एमसीक्यूज होता है, ठीक है, को करिकुलर। इन सभी की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में करवाई जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे, अगर 5th सेमेस्टर में आपको जुड़ना है। लेकिन आप चाहते हैं गुरुजी हमको 5th और 6th का एक साथ फीस जमा करना है, हम बार बार फीस नहीं जमा कर पाएंगे आपको, तो आपके लिए भी व्यवस्था है। आपके लिए एक छूट विशेष ऑफर चल रहा है कि अगर आप दोनों का एक साथ जुड़ते हैं 5th और 6th का, तो केवल और केवल 150 रुपए फीस आपकी लगेगी, जिसमें आपको 5th सेमेस्टर का ग्रुप मिलेगा, और 6th सेमेस्टर में भी आपको, जैसे 6th सेमेस्टर क्लास शुरू होगी, आपको 6th सेमेस्टर में भी इंक्लूड कर देगा बिना पैसे के। तो अगर आप अलग अलग लेंगे, अभी 5th का लेंगे तो 100 रुपए पड़ेगा, ठीक है। वैसे बहुत महंगी फीस हो सकती है, लेकिन इसको केवल सस्ता किया गया आप लोगों के लिए, चूंकि आप लोग बहुत कम पैसे में सब कुछ पढ़ पाए। आप जो है सीरीज खरीदोगे तो कम से कम आपका मान करके चलो कि एक सब्जेक्ट के सीरीज जो है 2 पेपर होते हैं, तो एक पेपर का सीरीज कितने का मिलेगा? लगभग 60 रुपए का मिलेगा। तो 6 पंचे 30, आपका 300 रुपए लगभग सीरीज में जा रहे हैं। आप बुक लेंगे तो आपकी और महंगी पड़ेगी। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, उसमें आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ व्यवस्था के साथ मिलता रहेगा। तो 5th और 6th सेमेस्टर का अगर एक साल लेंगे तो केवल 150 रुपए फीस, यानी 50 रुपए की छूट चल रही है अभी। जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाए, गुरुजी हमको 5th और 6th का दोनों का चाहिए एक साथ, हम 150 रुपए पे करने के लिए तैयार हैं, आपको मिल जाएगा। तो बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको एसएमएस करना है। यहाँ पर डाउट सेशन, रिवीजन क्लास, आपके कोई डाउट वगैरह होंगे तो भी आपको फोन कॉल्स के माध्यम से भी आपके डाउट क्लियर करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, पर्सनली जुड़ पाएंगे हमसे,
अगर आप जुड़ते हैं तो आप तुरंत जुड़ जाइए, देर ना कीजिए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको चीजें मिलती रहेंगी। अगर एक सेमेस्टर का लेंगे एक साथ तो 100 रुपए फीस, फिर आप 6 सेमेस्टर करेंगे बाद में तब भी आपके 100 रुपए फीस लगेंगे। लेकिन अगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो केवल 150 रुपए लगेंगे। तो जिसको जैसा हो रहा है वैसा आप जुड़ सकते हैं। ये लेक्चर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ऐसे ही तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय आपके जैसे कि आपका मां शाकंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ठीक है, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। इन सभी विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गांव के क्षेत्र के, देहात के, शहर से, सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, सभी का सिलेबस सेम है यही, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा और जो भी आपका सिलेबस होगा तो सब चीजें बिल्कुल सिलेबस यही है आपका। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो सिलेबस बना है वो यही सिलेबस है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो तुरंत जुड़ जाए। तो आपने क्या पढ़ा, रीजन यानी कि प्रदेश की परिभाषा को देखा। अब देखें, शुक्ला स्टडी पॉइंट की एक विशेष परिभाषा आपके लिए तैयार की जा रही है जो आप अपने कॉपी में हूबहू लिख सकते हैं सरल भाषा में, ताकि एग्जामिनर जब आपसे पूछता है तो आप ये परिभाषा लिखेंगे तो ये एक प्रकार से आप उसको लगेगा कि बच्चा ने खुद लिखा, जन्म में लिखा है। आप लिखेंगे कि प्रदेश वह है जहां भौतिक, भौतिक माने फिजिकल, सामाजिक यानी सोशल, या आर्थिक, आर्थिक माने कि इकोनॉमिक, यानी भौतिकता में समान हो, सामाजिकता सामाजिक चीजें समान हो, आर्थिक चीजें सभी समानता हो और जिसे आसानी से पहचाना जा सके। बिल्कुल ठीक बात है, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये अर्थ भी लिख सकते हैं। अब प्रदेश की विभिन्न परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ रीजन, हेडिंग डाल सकते हैं आप, और आगे आपके लिए व्यवस्था की गई है, सरल सरल शब्दों में परिभाषा आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। एक सरल परिभाषा आप लिख सकते हैं, प्रदेश वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक, सांस्कृतिक या आर्थिक समानताएं पाई जाती हो, उसको हम कह सकते हैं कि वह एक प्रदेश होता है जहां पर क्या हो, प्राकृतिक समानता हो, सांस्कृतिक समानता हो और आर्थिक समानता हो, ये पाई जाती हो, और साथ ही साथ इन्हीं समानताओं के द्वारा वह दूसरे क्षेत्र से अलग हो जाता हो, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम विद्वानों के अनुसार, जो कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, उन विद्वानों की परिभाषाओं को आपको बताने का प्रयास करते हैं। विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी है, उसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। जैसे रिचर्ड हार्टसन, रिचर्ड हार्टसन नाम के एक विद्वान है, इन्होंने क्या कहा बेटा, इन्होंने बड़ी जबरदस्त परिभाषा दी है। इन्होंने कहा, रिचर्ड हार्टसन ने, कि प्रदेश वह क्षेत्र या वह रीजन होता है जहां भौतिक या मानवीय, भौतिक या मानवीय विशेषताएं समान होती हैं। तो भौतिक या मानवीय विशेषताएं जहां पर समान होती हैं उसको एक रीजन या प्रदेश कहा जाता है। एक सरल परिभाषा है, कोई इसमें कोई पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं, ना कोई रॉकेट साइंस है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको समझाने की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि इतने सरल शब्दों में इसलिए तैयार किया जा रहा है पीडीएफ, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है। अगले विद्वान है आपके सायर। सायर की अगर बात की जाए तो ये कहते हैं कि प्रदेश वह क्षेत्र है, मतलब प्रदेश वह है जहां प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व एक रूप, मतलब तत्व में एक रूपता दिखाते हैं, या प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व जो होते हैं, संस्कृतियां जैसे कि तमाम प्रकार के उनकी जो बोलने चालने की शैली है, वो संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक होती अभौतिक संस्कृति, एक होती भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृतियां जैसे जो आप तमाम प्रकार के प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तमाम पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, या फिर किताब, जो भी आपको दिखता है, मोबाइल फोन से लेकर के टावर तक, ये सब आपके भौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं। जबकि अगर बात की जाए अभौतिक संस्कृतियां, तो आपके रीति रिवाज, खान पान, मतलब आपके रीति रिवाज, विचार, ठीक है, सिद्धांत, ये सब आपके सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ियां, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके संस्कृतियां हैं, वो भी अभौतिक संस्कृति, जो आपको दिखती नहीं, बस केवल महसूस कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से इन दोनों संस्कृतियां जहां पर समान होती हैं वो चीज एक रीजन कहलाता है। या फिर प्राकृतिक तौर पर जैसे कि वहां पर पर्वत है तो पर्वत, पठार पठार, इस तरीके से ये चीजें होती हैं, तो शायद ये कहते हैं। अगले विद्वान है स्टैम्प महोदय। स्टैम्प नाम के विद्वान क्या कहते हैं बाबू, स्टैम्प कहते हैं कि प्रदेश पृथ्वी की सतह का वह भाग होता है, पृथ्वी की सतह मतलब जो ऊपरी परत है उसका वह भाग है जिसमें आंतरिक एक रूपता और संगठन होता है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक रूप होता है, संगठित होता है, जुड़ा हुआ रहता है। बेसिकली ये सारी परिभाषाएं बड़ी जबरदस्त है, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, इस परिभाषाओं को आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। गिडेंस कहते हैं कि प्रदेश सामाजिक तथ्यों
और नियमों को दर्शाता है। यानी प्रदेश क्या होता है, सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट और सामाजिक जो नियम कायदे होते हैं उनमें एक रूपता दिखाता है या उनको दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रदेश की परिभाषाओं को समझ लिया। मेरे हिसाब से प्रदेश की परिभाषा में क्या होता है, जहां पर सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, और इसे तमाम राजनीतिक नहीं कह सकते, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और साथ ही साथ में आपका सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, ये सब स्ट्रक्चर सेम होता है, एक रूपता पाई जाती हो और वही एक रूपता दूसरे क्षेत्र से उसको भिन्न करती हो, अलग करती हो, उसी को प्रदेश कहा जाता है। तो प्रदेश की यह परिभाषा क्लियर हुई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट आर नॉट? मेरी बातें आपके तक पहुंच पा रही है बेटा कि नहीं पहुंच पा रही? आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमको आप बता सकते हो कि गुरुजी बहुत समझ में आ रहा है, और वीडियो को आप जो है लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट की यह प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है, एक विशेष कमेंट्स के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। अब एक शुक्ला स्टडी पॉइंट की एक और जबरदस्त परिभाषा आपके लिए तैयार की गई, या क्या कह सकते हैं, उपयुक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में या उपयुक्त परिभाषाओं को समझने के बाद में हम अपनी एक परिभाषा दे सकते हैं। जब आप लिखते हैं पेपर में तो ऐसे लिखें, उपयुक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में या विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को जब मैंने पढ़ा तो हमारे समक्ष कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आते हैं, उसके आधार पर हम अपनी एक नई परिभाषा बना सकते हैं या दे सकते हैं। वो परिभाषा इस प्रकार से है, डबल इन्वर्टेड कामा में अपनी परिभाषा आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा, एग्जामिनर बहुत प्रभावित होगा आपसे अगर कॉपी चेक करेगा तो। बहरहाल अगर बात की जाए बेटा, आज के एक जो सबसे बड़ी समस्या आज निकल करके आ रही बीए के क्षेत्र में, वो क्या है कि अधिकतर जो छोटे छोटे कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, या उनकी कॉपी यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं, गुरुजी हमने बहुत अच्छा लिखा था, हमको उतना नंबर नहीं मिला। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी, मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है, एक दिन जाते हैं पेपर देते हैं और उनका नंबर बढ़िया चल जाता है, उन्हीं के बराबर जितना पढ़ते हैं उन्हीं के बराबर जो नहीं पढ़े उनका भी नंबर आ जाता है। तो ये कैसे होता है? इसका रीजन ये होता है बेटा, या तो कॉपी आपकी नहीं चेक हो रही है, या फिर चेक भी हो रही है तो बस केवल ऐसे सरसरी नजर में ऐसे करके निकल जा रहे हैं एग्जामिनर लोग। तो ये जरूरत है आज हम और आपको कि अपने कॉलेज में जा करके बातचीत करो अपने कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं। वैसे जो सरकारी कॉलेज है वहां की तो कॉपी चेक ही होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा होता है, और प्राइवेट कॉलेज में वही बच्चे एडमिशन करवाते हैं जो तो शहरों में पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, या शहरों में जाकर के कुछ नौकरी कर रहे हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में वापस को एक दिन पेपर देने के लिए आते हैं और इस तरीके से वो चीजें हो जाती है। तो आप अगर चाहें तो अपने कॉलेज में जा करके क्या कर सकते हैं कि गुरुजी हमारी कॉपी जो चेक होती है वो एक प्रकार से आप यूनिवर्सिटी में जाकर के चेक करवाएं कॉपी, या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब बहुत सारे बच्चे से कॉलेज में ना बच्चे जाते हैं ना कॉलेज वाले उतना ध्यान देते हैं, और इस तरीके से पूरा ये समस्या चल रही है। तो बीए की या ग्रेजुएशन लेवल की सबसे बड़ी समस्या आजकल यही बनी हुई है कि कॉपी चेकिंग जो होती है इसमें बड़ी एक प्रकार से चीजें हो सकता है, एक एवरेज नंबर आपको मिलता है, बेसिकली एवरेज नंबर। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है बेटा, उसमें आपकी परीक्षा में जो आपने सही किया उसका सही नंबर आपको मिलता है, बात ध्यान रखेंगे। आपकी अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही तो उसमें नंबर उठने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर लिखित परीक्षा हो रही तो नंबर उसमें कम मिलेंगे। ये बात स्वाभाविक सी बात है, इसको लेकर के परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और चीजों को आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो प्रदेश क्या है बेटा? प्रदेश वह भाग या भूभाग है जहां किसी एक विशेषता, प्राकृतिक, मानवीय या आर्थिक, इन किसी भी एक विशेषता में समानता हो और जिसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके कि भाई यहां पर ये विशेषता विद्यमान है, तो प्रदेश होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रदेश की विशेषताएं, तो प्रदेश की परिभाषा हो गई, हेडिंग डालेंगे प्रदेश की विशेषताएं, लिखेंगे प्रदेश की विशेषताएं। बेटा आइए हम प्रदेश की विशेषताओं को बताते हैं। सबसे पहली विशेषता प्रदेश की क्या होती है? प्रदेश की सबसे पहली विशेषता होती है समानता। प्रदेश की सबसे जो एक प्रकार से पहली विशेषता क्या है? समानता। प्रदेश में समानता होती है, इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी। ठीक है, यानी इसमें समानता पाई जाती है बेटा। ठीक है, प्रदेश के भीतर एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, चाहे वो आर्थिक विशेषताएं एक जैसी हो, सांस्कृतिक विशेषताएं एक जैसी होती हैं, भौगोलिक भी ऐसी होती हैं, ये सब चीजें एक जैसी पाई जाती है, यानी कि इसमें समानता पाई जाती है। दूसरी विशेषता क्या है प्रदेश की? दूसरी विशेषता इसकी सीमाएं जो होती हैं, बाउंड्रीज जो होती हैं, ये प्राकृतिक, चाहे नदियों के द्वारा बाउंड्री बनी हो या पहाड़ों के द्वारा बनी हो, या फिर राजनीतिक हो सकती है। राजनीतिक मतलब जैसे कि आप देखते हैं प्रदेश में, जैसे ये आंध्र प्रदेश है तो एक राजनीतिक सीमा जो होती है,
जो मैप बनाते हैं, नक्शा बांट करके समझाते हैं, तो वो उस तरीके की भी हो सकती है। चाहे नदी पहाड़, नदियों से सीमाएं बढ़ सकती हैं, पहाड़ों से सीमाएं बढ़, जैसे आप देखते हैं भारत और जो चाइना का जो बॉर्डर है आप देखते हैं वो पहाड़ों से एकदम से बना हुआ है। वैसे राजनीतिक मैप भी उसका अलग है अपना, लेकिन उसका एक प्राकृतिक मैप भी, आप भारत को आप देखते प्राकृतिक हिसाब से ही अलग आपको दिख रहा होगा चाइना से, ठीक है, इस तरीके से। तो सीमाएं भी होती हैं जो कि चाहे नदी या पहाड़ों के द्वारा या फिर राजनीति में किसी विद्वान के द्वारा, किसी के द्वारा उसको एक प्रकार से एक सीमाबद्ध कर दिया गया हो, एक नक्शा तैयार कर दिया कि भाई यहाँ से आपका है, वहां से मेरा है। तीसरा प्रदेश क्या होता है, तीसरी विशेषता प्रदेश की होती है आंतरिक जुड़ाव, यानी कि इंटरनल, जिसको बोलते हैं च्वाइजेस, मतलब कि जो है एक प्रकार से च्वाइजन, आंतरिक जुड़ाव होता है। प्रदेश के सभी हिस्से जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये भी एक विशेषता है। अगली विशेषता, चौथी नंबर विशेषता क्या है, गतिशीलता, यानी डायनेमिक नेचर। समय के साथ प्रदेशों में परिवर्तन संभव होता है, नहीं, ये एक क्या है, डायनेमिक नेचर होता है। इसलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैंने लिखा ताकि आपको इस विस्तार समझ में आ जाए। इसको और हाईलाइट अगले चैप्टर में और हाईलाइट करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो समय के साथ प्रदेशों में परिवर्तन संभव होता है, प्रदेश एक जैसे हमेशा नहीं होते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और इस आधार पर प्रदेश ही नहीं बल्कि मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन होता है, तो प्रदेश में तो परिवर्तन होगा ही, यानी परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है किसी भी क्षेत्र में। तो इसमें भी गत्यात्मकता यानी गतिशीलता पाई जाती है, तो चौथी विशेषता हो गई। और पांचवी विशेषता क्या बाबू, पांचवी विशेषता प्रदेश की और लास्ट विशेषता, पांच विशेषता बहुत है, एग्जाम में पूछा था, आप आसानी से लिख सकते हैं। कार्यात्मक महत्व होता है इसका, यानी कि फंक्शनल इंपॉर्टेंस होता है इसका। देखिए, प्रदेश सामाजिक, आर्थिक या प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, तो इसका एक अपना महत्वपूर्ण होता है, इसके कार्य अलग अलग होते हैं, हर एक क्षेत्र के कार्य और क्षेत्र चीजें अलग अलग हो सकती है। आगे देखिए, अब प्रदेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीजन, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। प्रकार और उदाहरण जैसे समझ, एक होता है आपका भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश क्या है बाबू, भौतिक प्रदेश जैसे कि आपका हिमालय का मैदान हो गया, मतलब हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, या गंगा घाटी हो गई, पूरा मैदानी भाग, गंगा नदी के जो आसपास के इलाके हैं वो, तो ये भौतिक प्रदेश है, ठीक है, या भौगोलिक प्रदेश कह सकते हैं, ठीक है। शुक्ला एसडी पॉइंट बताता है कि ये प्रदेश जो है उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं परीक्षा में। इसके अलावा आर्थिक प्रदेश कौन से होते, दूसरा होता है आपका आर्थिक प्रदेश। आर्थिक प्रदेश जिसको औद्योगिक प्रदेश या औद्योगिक क्षेत्र, हरित क्रांति वाला क्षेत्र, हरित क्रांति वाला क्षेत्र क्या, पंजाब उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वहां पर हरित क्रांति का बड़ा प्रभाव रहा। हरित क्रांति के जनक हैं, विश्व स्तर पर उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, और भारतीय स्तर पर उनके जो है जनक कौन है, भारतीय स्तर पर जनक है बेटा, उनका क्या नाम है, एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति बेसिकली खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1967-68 में यह व्यवस्था लाई गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ोतरी करने के लिए उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग, तमाम प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खेतों की जुताई करना हुआ, ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर के ये व्यवस्था की गई थी। तो इस तरीके से ये आपका हरित क्रांति क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जहां पर जैसे कोई उद्योग स्थापित है, जैसे आप देखते कानपुर का पूरा इलाका एक औद्योगिक प्रदेश है, ऐसे ही अहमदाबाद का क्षेत्र, ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं सूरत वाला, या फिर आप देखते हैं दक्षिण भारत के तमाम सारे क्षेत्र, या मध्य प्रदेश का तमाम सारा क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र हो गया, तमाम सारे चीजें, छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये सब चीजें आर्थिक प्रदेश में आते हैं जहां से चीजें क्लियर होती है। तीसरा प्रदेश होता है प्रदेश का प्रकार सांस्कृतिक प्रदेश। सांस्कृतिक प्रदेश वह प्रदेश होता है जैसे कि हिंदी भाषा क्षेत्र, अब उत्तर भारतीय अधिकतर हिंदी भाषा क्षेत्र तो संस्कृति है उसकी, ठीक है, बंगाल का क्षेत्र बंगाली वाला है, दक्षिण भारत का द्रविड़ प्रदेश, तो इस तरीके से ये आपका सांस्कृतिक प्रदेश कहे जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा, बिल्कुल समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक ठोकिए। और तीसरा आपका क्या होता है, राजनीतिक प्रदेश। अब राजनीतिक प्रदेश जैसे हम लोगों ने जो सीमा बांटी है, चौथा क्या है, राजनीतिक प्रदेश। इसमें हमने सीमा बांटी है वो जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, इसको हमने सीमाबद्ध किया है। पूरा भारत का जो मैप होता है हमने एक नक्शा बना दिया भारत का, और नक्शा जैसे मान लेते हैं ये नक्शा है भारत का, ठीक है। अब हमने इसमें एक प्रकार से ये पूरा क्षेत्र हमने बांट दिया कि ये भारत है अपना, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, ये आपका जम्मू कश्मीर बांट दिया, ये पंजाब बांट दिया, राजस्थान बांट दिया, इस तरीके से गुजरात हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, इस तरीके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पूर्वोत्तर भारत के पूरे राज्य, दक्षिण भारत में यहाँ पर केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश सब आपके इधर हो गए, बीच में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह सब आपके यहाँ पर आ गए। तो पूरा ये क्षेत्र जो होता है ये एक प्रकार से राजनीतिक होता है, ठीक है। तो राजनीतिक प्रदेश क्या है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जैसे ये सब, ये उदाहरण के रूप में मैंने समझाया ताकि आपको समझ आ जाए। चौथा पांचवा प्रदेश होता है कार्यात्मक प्रदेश। कार्यात्मक जहां से कार्य संपन्न होते हैं, जैसे कि एनसीआर दिल्ली का इलाका, एनसीआर मतलब कि नेशनल
कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में जैसे आपका नोएडा हो गया, ठीक है, आपका गाजियाबाद हो गया, गाजियाबाद को दिल्ली का बच्चा कहा जाता है, ठीक है, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली का जो आसपास का इलाका है वो नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, वहां पर कार्य होते तमाम सारे राष्ट्रीय मुद्दों के, ठीक है। तो एनसीआर दिल्ली हो गया, कोलकाता पोर्ट एरिया हो गया, ये सब कार्यात्मक है जो कि भारत में कार्यात्मकता को दर्शाता, तो ये भी एक कार्यात्मक प्रदेश है, ऐसे विश्व स्तर पर हो सकते हैं। अगला जो प्रदेश होता है वो होता है धारणात्मक प्रदेश, ठीक है। धारणात्मक प्रदेश है कि पंजाब की पवित्र भूमि है, धारणात्मक प्रदेश है, कॉन्सेप्ट पहले चला रहा है कि पंजाब को पंचनदी का भूमि कहते हैं, एक जो है पवित्र भूमि कहा जाता है, तो इस तरीके से ऐसे प्रदेश हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया प्रदेश की परिभाषा, सबसे पहले प्रदेश का अर्थ समझा, प्रदेश की परिभाषा फिर समझी, प्रदेश की विशेषताओं को आपने जाना, फिर प्रदेश की प्रकार को आपने समझा, और बहुत ही सरल भाषा में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। बहुत जटिल टॉपिक है अपने आप में ये, लेकिन इसको मैंने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। फिर इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, तो ये आपका हो गया। अब निष्कर्ष तौर पर हम देखते हैं कंक्लूजन क्या निकल सकता है। तो इसके लिए आपके लिए शुक्ला पॉइंट के तो तैयार किया गया एक परिभाषा आपके लिए कि प्रदेश जो होता है बेटा एक भौगोलिक इकाई है जो हमें किसी क्षेत्र की पहचान करवाती है, उसकी समस्याओं और उसके विकास के तरीकों को समझने में मदद करता है। इसके बिना क्षेत्रीय अध्ययन अधूरा होता है, यानी कि रीजनल ज्योग्राफी आपको अगर पढ़ना है तो आपको क्षेत्रीय भूगोल या क्षेत्रीयता के बारे में जानना होगा। प्रदेश के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्षेत्रीयता आपको समझ में नहीं आएगी। इस तरीके से आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं लास्ट में, किसी भी क्वेश्चंस को जो प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन उसके लास्ट में ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके से आपके लिए एक बेटर तरीके से एक पीडीएफ नोट तैयार किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये पीडीएफ नोट शुक्ला स्टडी पॉइंट यानी मेरे द्वारा शिवम शुक्ला के द्वारा तैयार किया गया और आपको ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको विस्तार से इसमें बता दिया है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि हमारे साथ ये पीडीएफ वगैरह आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपकी पूरी व्यवस्था की गई बेटा। पीडीएफ आप हमारे साथ जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं 9161 93 60 62। केवल पीडीएफ नहीं बल्कि आपको लाइव क्लास की लिंक, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा सब कुछ मिलेगा। अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट की नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए, यानी फीस आपके लिए कितनी रखी गई है? फीस 100 रुपए रखी गई बेटा। 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा? सब कुछ, सभी सब्जेक्ट, यानी कि आपके 2 मेजर सब्जेक्ट जो है उनके 2-2 पेपर होते हैं, तो यानी 4 पेपर ये हो गए आपके, और प्लस में 1 पेपर आपका होता है को करिकुलर का। इन पांचों सब्जेक्ट की आपकी तैयारी जो हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में करवा दी जाएगी। कहीं पर कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब सीरीज वगैरह खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित क्रम में मिलेगा। केवल तुरंत आप 100 रुपए इस नंबर पर, मतलब कि यहाँ पर व्हाट्सएप करें, स्कैनर आपके पास में भेजूंगा, उसी स्कैनर पर आपको केवल 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलते रहेंगे और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, उसका सॉल्व फॉर्म में मिलेगा। सब कुछ आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ मैं आपकी बार उतरा हूं मैदान में, और आपको बहुत ही बेटर अंदाज में क्वेश्चंस, पेपर में एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर से नहीं आएगा। ये प्रबल दावेदारी होती है शुक्ला पॉइंट की, बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रादेशिक नियोजन के बारे में, ठीक है, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम चर्चा करेंगे अगले दिन, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।